તો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે ને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે આપણી સાથે જે સંગીતની વાતો કરવા માટે ખરેખર ઓથેન્ટિક કહી શકાય તેવા दुर्गा जसराज जी. दुर्गा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. बहुत बहुत शुक्रिया दीवान. दुर्गा जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, नॉर्मली बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी तो ये वेब वाले भी बहुत आ जाते होंगे. कौन सी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, जो मीडिया वाले बार बार पूछते हैं आपको, कौन सी पसंद नहीं है ऐसी जो इरिटेट हो जाते हैं दुर्गा जी? इरिटेट तो नहीं होती मैं किसी भी चीज़ से लकीली अभी तक, मगर एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आप पूछते हैं कि आप जो जनरल मीडिया है पूछती है कि पंडित जसराज की बेटी होना आपको कैसा लगता है. अब मुझे सेम लगता है जैसे आपको अपने माँ बाप के बच्चे होना लगता है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैं उसको अपनी हस्ती से अलग ही नहीं कर सकती है. तो आई डोंट नो, मुझे इतना पता है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन वो उसको वर्ड्स में कहना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल से, मैं वो सवाल उस ढंग में नहीं पूछूंगा, लेकिन इस दूसरी तरह से पूछते कि पंडित जसराज जी की बेटी से अलग होकर अपनी पहचान बनाना क्या इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. बहुत क्योंकि एक बात है कि आप मेरे घर में पंडित जसराज जी जैसा एक बड़ा बरगद, फिर मेरी माँ मधुरा जसराज जो वी शांताराम की बेटी, द पायनियर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो दो बरगद के बीच में एक छोटा सा पौधा बनाना भी बहुत मुश्किल है. एक पत्ता भी आप निकालो तो उसके लिए आपको जान चली जाएगी, बिकॉज आप हमेशा, और मैं बहुत खुश भी हूँ, खुश हूँ, अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पे ऐसी महान हस्तियाँ हैं, मगर उसमें आपका खुद का अस्तित्व ढूंढना बहुत मुश्किल है. क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो एक तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि बहुत कमी रह गई है, या मुझे और कोशिश करनी चाहिए, या लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी आपको वो थोड़ा सा आपको, पंडित जी की बेटी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं था. हाँ, कंपैरिजन मुझे लगता है बाहर की एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं, मगर सबसे ज़्यादा आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है. आपको बहुत कम उम्र में पता चलता है कि एक्सीलेंस का लेवल क्या है. मीडियोक्रिटी से आपका कोई वास्ता ही नहीं है डे टू डे लाइफ में. सो अ लाइफ इज़ एट अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पेस. तो जो आप एज अ किड आप कोप अप नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत अलग लेवल है. तो आप भी अपने आप से एक्सपेक्ट करते कि मैं भी अपना मुंह खोलूं तो मेरा भी सुर उस तरह से लगे, मैं भी गाना चाहूँ, क्योंकि मेंटली आप समझ रहे हो कि मुझे वैसा करना है, लेकिन आपका गला कोप अप नहीं कर पा रहा है. और आप चाहते हो कि मैं 20 घंटा रियाज करूं, लेकिन आप 2 घंटा भी करके आप थक जाते हो. क्योंकि क्या होता है कि इवन जैसे एथलीट्स का भी होता है, आप ट्रेन करते तब जाके आपके जो लेवल ऑफ आपके जो आवर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं. एक दिन में आप अगर 4 घंटा रियाज करोगे तो आपकी बॉडी या आपके वोकल कॉर्ड थक जाते हैं. सो फिजिकली, मेंटली टू कोप अप विथ योर ओन एक्सपेक्टेशन इन वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू योरसेल्फ डोंट लाइक मीडियोक्रिटी. ऐसा कभी पहला हादसा जब किसी ने बताया हो, जो हट किया हो कि दुर्गा जी यार पंडित जी के एक्सपेक्टेशन में वो मज़ा नहीं आ रही है दुर्गा जी में? हुआ है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. हाँ, मगर एक बार मुझे याद है कि मैं न्यूयॉर्क से बापूजी के साथ ही न्यूयॉर्क से लंदन आई, और लंदन में बापूजी का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, और मैं उनके पीछे तानपुरे पे बैठी गाना गाया. तो मेरे भाई, मेरे पंडित मणिराम जी, जो मेरे पिताजी के बड़े भाई और गुरु हैं, संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी, उनके बेटे पंडित दिनेश, जो इंटरनेशनली ही इज़ एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन, उनका बहुत बड़ा काम है. उन्होंने आशा भोसले को वेस्टर्न वर्ल्ड में पहला ब्रेक दिया वगैरह वगैरह. तो ही इज़ द ओनली इंडियन हु इज़ वर्क विद माइकल जैक्सन. तो वो बैठा हुआ था ऑडियंस में, और मैं बहुत थक गई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और जेट लैग भी हो रहा था ये सब. तो उसने जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तो उसने कहा, दुर्गा चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो. मैंने कहा अब तो चटनी हो जाएगी. मुझे पता है उसका स्वभाव कैसा है, आई एम वेरी क्लोज टू हिम, दिनेश दादा से. तो बोले कि चलो मेरे साथ तुम. हार्ड क्रिटिक. हार्ड मतलब ही इज आल्सो परफेक्शनिस्ट ना. हम लोगों के खून में प्रॉब्लम है ना कि थोड़ी भी चूक हो जाए
तो उसने कहा कि तो दुर्गा मेरे साथ आएगी। तो मैंने कहा अब तो हालत ख़राब। मैंने कहा अच्छा ठीक है दिनेश दत्त मैं आऊँगी। तो उसने मुझे कहा कि हमारे बाप दादा ने बहुत मुश्किल से नाम कमाया है, जो आज इस लेवल पे हर कोई काम कर रहा है, या जस्ट बिकॉज ही इज़ योर फादर that doesn't give you any license to do what you did on the stage, because he's Pandit Jasraj on stage. ऐसे नो मगर मुझे जेट लैग हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोले ऑडियंस जो आई है उनको कोई मतलब नहीं तुम्हारे जेट लैग से, उनको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, पंडित जसराज जी के लिए आए हैं। और जब वो उस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम चुप रहो, या तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम स्टेज पे मत बैठो, परफॉर्म मत करो, यस, डोंट बी ऑन स्टेज, बिकॉज सो ये बात मेरे को बहुत दिमाग में रही, आज भी याद है, वो 88 की बात है। तो ये चीज़ रही, बट आई थॉट इट वाज अ वेरी इट ओपन माय माइंड टू सी माय फादर कि भाई वो जो ऑडियंस बैठी थी, हज़ारों के तादाद में जो लोग लंदन में आए थे, दे वर देयर टू सी पंडित जसराज, और अगर उनके परफॉर्मेंस में मेरी वजह से 1% भी अगर डाउन होता है तो इट्स रियली नॉट फेयर। दुर्गा जी का पहला परफॉर्मेंस, चाहे वो पंडित जी की बेटी हो या नॉर्मल दुर्गा जी हो, किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए अपना पहला जो परफॉर्मेंस होता है, मेरे हिसाब से कभी भी वो भूल नहीं सकता। उस वक्त की पहले की बातें, बैक स्टेज की बातें, सुबह जब उठे तब से आज तो मेरा पहला परफॉर्मेंस है, ये करना है वो करना है, परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर एंट्री होती है, इतनी सारी सैकड़ों तालियां जब एक साथ गूंज उठती है, और जब बैठे हो उस वक्त बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि पंडित जी की बेटी है, दुर्गा जी का पहला शो, उसकी मेमोरीज आज मुझे रिकॉल करवाना। नहीं, एक्चुअली आप जो बात बोल रहे हैं सैकड़ों तालियां, ये वो सब बड़े आर्टिस्टों के लिए होता है। और लकीली एक चीज़ है कि आपने कहा कि पहला एक्सपीरियंस आप भूल नहीं सकते, लेकिन मुझे पहला एक्सपीरियंस याद ही नहीं है। ओके। क्योंकि मैं इतनी छोटी उम्र से गा रही हूँ या स्टेज पे, जो मेरी पहली जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है वो एक कनेडियन फिल्म मेकर जिन्होंने मेरे पिताजी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो इंडिया आए हुए थे। तो उन्होंने फाइनली जब वो डॉक्यूमेंट्री एडिट की है तो उन्होंने ओपनिंग शॉट ही मेरे से रखा हुआ है कि मैं गा रही हूँ, एंड आई थिंक आई एम 5 years ओल्ड। तो और मैंने गाते गाते कुछ गड़बड़ की तो मैंने अपने आप को ऐसे मारा और फिर करेक्ट करके गाया, और उन्होंने वैसे के वैसे शॉट रखा है। तो वो करेक्ट किया, इसका मतलब मैंने उसके पहले भी सीखा है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब मैंने शायद पहले भी कई लोगों के सामने गाया होगा। तो वो एक फर्स्ट मेरा सिंगिंग है जो एक डॉक्यूमेंटेड है उनकी डॉक्यूमेंट्री में। उसके बाद स्टेज पे मैंने अगर गाया तो मैं 7 साल की उम्र थी, जो मेरी माँ ने एक ओपेरा बनाया था, बापूजी का म्यूज़िक था, तो अनुराधा पौडवाल जी के साथ मैंने डुएट मैं गाती थी उसमें। और जो मेरी एक वॉइस पहली बार रिकॉर्ड हुई इन अ रिकॉर्ड फॉर्मेट, वो मेरे नाना की फिल्म थी, मराठी फिल्म थी, चंद्राची चोळी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दुर्गा मैं चाहता हूँ कि तुम एक रोल करो। तो मेरे लिए क्या, मेरे नाना जी का फ़ोन है। मैंने कहा हाँ ओके। सो उन्होंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या? तो बोले कि तुम अपना गाना खुद गाओगी। तो मैंने कहा ओके। तो एक्चुअली अब ये लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है। आई मीन हाउ मेनी पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी, कितने लोग इतने इसके लिए तो स्ट्रगल करते, पूरे मतलब सालों के साल निकल जाते हैं, और आपको पहला और कंडीशन ये कि आपको खुद का गाना खुद गाना है। तो फिर एक डुएट सॉन्ग था जो मैंने और मेरे भाई शारंग ने गाया, और हम लोग स्कूल के बाद रोज़ वो गाड़ी भेजते थे, हम लोग वो गाड़ी में बैठ के राजकमल स्टूडियो जाते थे, और राम कदम म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर है थे मराठी फिल्म्स के, तो वो हमको गाना सिखाते थे। तो कम से कम 1 महीना तक हम लोगों ने प्रैक्टिस की उस गाने की, फिर रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद मैंने उसी गाने को मैंने फिल्म में मेरे एक्टिंग भी की, पूरा एक रोल था। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत पहले एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, डिफरेंट मीडियम्स के नियम कायदे क्या है ये पता चला, कि कैमरा अगर यहाँ है तो आपको कैसे कैमरा को इधर देखना है तो इसका क्या असर होगा, उधर देखना है तो क्या असर होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, माइक का असर। यहाँ रोकूंगा मैं, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, बहुत ही दिलचस्प बातें करेंगे ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, दुर्गा जसराज जी साथे नहीं, वाह तो एक नानकड़ा विराम बाद।
और फिर एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथि में। दुर्गा जी, आपने बताया कि मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट, कम उम्र में ऐसे एक्सपीरियंस मुझे मिले जो कि इंस्टीट्यूट्स में जाने से या तो उस लेवल तक पहुंचने में लोगों को कितना वक्त निकल जाता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मौका भी नहीं मिलता। क्या ये बात यही है? इसी बात को लेकर दुर्गा जी ने खुद ने परफॉर्मेंस से ज़्यादा बाकी लोग जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का जो काम शुरू किया है, क्या इसके पीछे यही अंदर की भावनाएं थी? हो सकता है, बिल्कुल सही है आपका कहना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आज काम करती हूँ म्यूज़िक में करती हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माय फादर्स जीन्स, उनका जो मेरे पे प्रभाव है। और जो कंपनी चलाने की बात है या कंपनी को लेके एक इंडस्ट्री स्टेटस या इंडस्ट्री एक बनाने का जो चक्कर है, या मीडिया को हम कैसे ऑप्टिमाइज उससे उसको यूटिलाइज करके लोगों तक पहुंचाए, कितना बड़ा कम्युनिकेटर है मीडिया। तो ये सब मेरे नाना जी की तरफ से मैंने जो सीखा है, समझा है। मैं छोटी थी जब वो गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके जो आज भी किए हुए जो इतने बड़े बड़े काम हैं उनसे आज भी आदमी सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ के इन्फ्लुएंसेस हैं। और उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट बनते हैं, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से म्यूजिशियंस को हम कास्ट करें। मतलब लिटरली कास्ट मैंने वर्ड गलती से नहीं बोला है। मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से वो म्यूजिशियंस उसमें उनकी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसमें ये म्यूजिशियंस होने चाहिए। ऐसा आर्टिस्ट डिपेंडेंट हम लोग कम रहते हैं। प्रोजेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस है उसको लेकर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये थॉट प्रोसेस इज़ माय ग्रैंडफादर्स। नो जो आपके ग्रैंडफादर ने किया, बिकॉज एक वर्ड आपने बहुत ही अच्छा यूज़ किया, प्रोफेशनलिज्म। ये मैं ब्लंट पूछना चाहूँगा, प्रोफेशनलिज्म में नाना जी सही है या पंडित जी? पंडित जी इतने ही प्रोफेशनल है क्या कंपेयर टू नाना जी? नहीं, आप उनके जो एक कमिटमेंट लेवल है बापू जी का, पंडित जसराज जी का, वो कमिटमेंट लेवल को आप प्रोफेशनलिज्म भी कह सकते हो। वेस्टर्न वर्ल्ड उसको प्रोफेशनलिज्म मानेगा। हम लोग इमोशनल लोग हैं इंडियंस, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उनका डेडिकेशन, उनकी तपस्या, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे प्यारा माध्यम मानते हैं। हमने संगीत को इतनी इज्जत दी है। तो ये हमारे देखने का दृष्टिकोण है। वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिकन्स हैं, उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पंडित जी कॉन्सर्ट अगर उनका 6:30 बजे है तो वो 5:30 बजे ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं। वो उसको प्रोफेशनलिज्म मानते हैं। तो हर एक के मतलब वो एक ही कॉइन है, उसके देखने के दोनों तरीके हैं। जो भी कोई भी बंदा अगर एक लेवल पे अपने आप को सुपीरियर अगर जिसने एस्टेब्लिश कर दिया हो, या तो मैं एक स्टेप आगे जाके कहूँ कि जो बाकी लोगों से बिल्कुल हटके है, द बेस्ट परफॉर्मर है, उसमें बाई प्रोडक्ट गुस्सा अपने आप आ जाता है। मुझे सवाल नहीं समझ में। पंडित जी भी क्या गुस्से बहुत हो जाते हैं? क्योंकि जो पंक्चुअल होते हैं उसमें बाई प्रोडक्ट आ ही जाता है वर्च्यू कि गुस्सा होना। और उस गुस्से का कभी आपको वो मिला है मौका उनका गुस्सा झेलने का? बहुत गुस्सा तो होते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। तो क्योंकि परफेक्शनिस्ट जो होते हैं उनको 19-20 नहीं पसंद, 20-21 होना चाहिए। तो उनके डिक्शनरी में मतलब ये 19 वाला पॉइंट ही नहीं आता। अगर 20 है तो 21 करो, 25 करो, 19 इज़ नॉट गुड इनफ। तो गुस्सा बहुत होते हैं। और म्यूज़िक को लेके तो उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है। कोई ऐसा इंसिडेंट दुर्गा जी के साथ? बहुत सारे हैं। मतलब इंडिविजुअली मैं अगर बात करूं तो म्यूज़िकली तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में एक बहुत गुरु मंत्र दिया, बहुत सिंपल तरीके से दिया, वो ये है कि मैं थोड़ा सा क्लमजी हूँ। चलते चलते धड़ाम गिर जाती हूँ, चलते चलते मेरे हाथ से कुछ गिर जाएगा। तो ये मेरे बचपन से आदत है, कोई नई आदत नहीं है। और शायद क्योंकि इधर उधर देख रही होती, कुछ सोच रही होती। तो एक दिन वैंकूवर में हम लोग थे
और कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी मैं। तो मैंने कहा उनको बाय बाय करके मैं ऐसे उतरी तो सीढ़ियों से फिसल के गिर गई धड़ाम। और मेरा सच्ची में अगर चेहरे पे अपने फेस पे गिरती तो मेरा काफ़ी कुछ हो जाता नुकसान। जाकिर भाई वहाँ खड़े थे, उस्ताद जाकिर हुसैन, तो उन्होंने मुझे ऐसा बॉल की तरह पकड़ा तो मैं बच गई। तो मैं फिर भी बहुत चिल्लम चिल्ली हुई और ये हुआ तो बापूजी आए बाहर, क्या हुआ? तो देखा मैं गिर गई। तो एवरीबडी वाज कंसर्न, अरे दुर्गा गिर गई, दुर्गा गिर गई। तो उन्होंने मुझ पे ज़रा भी दया नहीं की, उन्होंने कहा इधर आओ। तो मैंने कहा क्या? तो बोले इधर आओ। तो मैं गई। मैंने कहा एक बार भी नहीं पूछा कि लगी क्या, ये क्या हो गया, कुछ नहीं। कमरे में लेके गए वापस। उन्होंने कहा अगर दिमाग का बैलेंस सही रखो तो बॉडी का बैलेंस ठीक रहेगा। ओके। सो आप अगर उसको इन डेप्थ सोचे, अगर आप फोकस रहे कि मैं यहाँ से चल के मुझे गाड़ी में जाना है, अगर फोकस आपका वहीं रहे तो आप बराबर से स्टेप्स नीचे उतरोगे, गाड़ी का दरवाजा। मेंटल स्टेबिलिटी जो है, मेंटल आप जो कर रहे हो उस पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मैं ये कर रही हूँ बाय द वे और मैं उधर कुछ सोच रही हूँ और ये नहीं, जो कर रहे हो उस पे फोकस। लाइफ के, दुर्गा जी के लाइफ के इंडिविजुअल डिसीजन में बापूजी का कितना रोल है? बापूजी का क्योंकि दुर्गा जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो सोती है वो करके ही रहती है। अरे बाप रे, किसने कहा? ये बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर ये किसी ने आपको कहा, मुझे नहीं मालूम। मैं बाबूजी का कितना इन्वॉल्वमेंट दुर्गा जी के अहम डिसीजनों में? इन्वॉल्वमेंट तो खैर है, मैं कहूँगी उनका गाइडेंस रहता है, लेकिन वो किसी चीज़ से रोकते नहीं आपको। ये नहीं कहते कि ये मत करो, आपको गाइड ज़रूर। अगर आप बोलोगे कि मैं ये कर रही हूँ तो बोले अच्छा इसके बारे में सोचा तुमने, इतना कह देंगे, लेकिन कभी ना नहीं कहेंगे आपको। तो गाइडेंस हमेशा रहता है, लेकिन रोक टोक कुछ नहीं है। अगर आप फेल भी होने वाले हो, अगर आप उनको लगता है कि शायद ये करके ये लड़की शायद गलत करेगी, वो आपको 2 बार समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी आपको फेलियर से डराएंगे नहीं। क्योंकि मुझे लगता है उनकी लाइफ में उन्होंने एक गुरु मंत्र किया कि फेल होने से आदमी सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर आप फेल ही नहीं होंगे तो आप सीखो भी, आपकी सीख भी कम रहेगी। सो देयर इज नो फियर टू फेल। ओके फाइन, यहाँ रोकूंगा। अगेन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अंतिम चरण की बातें करेंगे। दुर्गा जसराजी સાથેની વાતો અંતિમ ચરણની એક નાનકડા વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ ચરણની વાતો दुर्गा जसराजी સાથે। दुर्गा जी, लाइफ की 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स कौन सी जो कन्फेस करना चाहेंगे कि ये मिस्टेक मैंने कर दी, अगर ये नहीं की होती तो शायद कुछ सिनेरियो अलग होता? 3 मिस्टेक्स। फर्स्ट, नॉट इवन वन, नॉट इवन Really? वन, नॉट इवन वन रिग्रेट। गलती ही नहीं की कोई? गलती नहीं, मैं कहूँगी कि वो उस वक्त गलती लगती है, लेकिन बाद में अगर आप सोचो तो आपको लगता है कि अगर वो ज़िंदगी में आपके वो टर्न नहीं आया होता तो शायद आप आज इस स्थिति में नहीं होते। और मैं भगवान की दया से आज जो मैं कर रही हूँ उससे मैं आई एम हैप्पी, आई फील अ पर्पस इन माई लाइफ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया उत्सव स्टार प्लस के लिए, जिसकी वजह से मैंने टेलीविज़न छोड़ा, जो मैं करना चाहती थी। मुझे जब वो प्रोजेक्ट मिला तो मैंने अपना टीवी का करियर कहा कि नहीं, अब मुझे ये काम करने का सही प्रोजेक्ट मिला। तो जब उसके फ़ोटो सेशंस किए, मैं खुद उसको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंसीव्ड, एडिटर, पैकेजिंग, एवरीथिंग आई डिड सिंगल हैंडेडली। यहाँ तक कि सेट डिज़ाइन भी नितिन देसाई फाइनली फेडअप हो गए, बोले हाँ यार वी शांताराम की ग्रैंड डॉटर है, तेरे को क्या स्टेज पे चाहिए, क्या सेट चाहिए, यू ड्रॉ, मैं कर दूंगा। मतलब आई वॉज सो इन्वॉल्व। किया पूरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद मैंने जब फ़ोटो सेशन किए, ये किए वो किए, तो मैंने पूरे फ़ोटो सेशन पंडित शिव कुमार शर्मा जी को दिखाया। मेरे साथ 3 स्टार गेस्ट आते, 4 स्टार गेस्ट आते थे। एक एपिसोड में हर एक अलग अलग, पंडित जसराज जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तब उन्होंने जब फ़ोटो सेशन देखा तो उन्होंने बोला दुर्गा ऐसे फ़ोटो सेशन तो हमारा आज तक कभी हुआ ही नहीं, ये तो सब फिल्म स्टार्स के साथ होता है। मैंने कहा दिस इज़ माई विजन, दिस इज माई। तो 2 मिनट तक मेरा चेहरा देखते रहे, कुछ बोले नहीं। बोले बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारा डिवोर्स हुआ। मैं भी उनका चेहरा देखती रही।
बोले डिवोर्स नहीं होता तुम ये आज काम नहीं करती, और ये जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन म्यूजिक, ये कुछ और ही है, ये तो ऐसे किसी ने नहीं किया। इट्स हिज वर्ड्स, मैं अपने आप के बारे में ऐसा नहीं सोचती। तो बोले कि अगर तुम्हारी शादी हुई होती और तुम बहुत खुश होती तो हम लोग आते तुम्हारे घर, तुम बोलते चाचा जी आइए, घर पे आइए, खाना खाइए, हम लोग आते, तुम अच्छा खाना बनाती भी, हम खाते भी, हम बहुत खुश होते, तुमको आशीर्वाद दे के जाते, ये है वो है, सब अच्छा होता। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद नहीं हो सकता, वो नहीं होता। कम उम्र में शादी का डिसीजन, क्या लगता है कि वो इमैच्योर डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन नहीं था, और ये मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था। उनको लगा कि शायद छोटी उम्र में शादी करके सेटल जो एक वर्ड है ना, सेटल हो जाएगी, तो उन्होंने अच्छा सोच के किया था उसमें। और मुझे आज शिव चाचा जी की बात ज़्यादा मुझे पसंद आती है कि फेलियर के बाद आपने किया क्या? अगर मैं हो गया जो होना था, हाँ हो गया, हाँ। लेकिन उसके बाद जो पर्पस ढूंढने का अगर काम मैंने नहीं किया होता तो फिर मुझे ऐसा लगता कि शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन अगर मैं वो फेलियर नहीं देखती ना, तो आप जब तक नीचे नहीं जाते ना, आप खड़े भी नहीं हो सकते अपने पैरों पे। तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप वो डिवोर्स नहीं, वो मैं एक एग्जांपल दी, वन ऑफ द एग्जांपल्स। बट रियल में अगर देखा जाए अपनी कैरियर में, अपने अभी तक के लाइफ स्पैन में टर्निंग पॉइंट अगर कोई कहा जाए तो वो कौन सा दुर्गा जी? वो मैं दूंगी, दैट विल बी अ डिसीजन जब मैंने एक्चुअली ये 88 की ही बात है, सॉरी 89 की बात है, कि मैं पहले बापूजी के साथ, जब मेरा डिवोर्स हो गया, सब हो गया, तो मैं 2-3 साल तक कंटिन्यूसली बापूजी के साथ ट्रैवल कर रही थी, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे इतना मोटा पासपोर्ट, सब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही हूँ, सारे वीज़े लगे हुए हैं, सारे कुछ। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि ये पंडित जसराज जी का कॉन्सर्ट है, व्हाट अबाउट मी? लोग मुझे नहीं बुला रहे, लोग मुझे इसलिए बुला रहे क्योंकि मैं पंडित जसराज जी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, एंड बिकॉज आई एम अ डॉटर आई एम गेटिंग बेटर ट्रीटमेंट देन अदर्स। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कमाया है कि आज इस फ्लाइट में बैठ रही हूँ, कल उस फ्लाइट में बैठ रही हूँ, मैं दिन में 2-2 फ्लाइट्स लेती हूँ, 3-3 फ्लाइट ले रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल है। आज हीथ्रो में लैंड किया, आज JFK में लैंड किया मैंने, कल मैं कहीं और चली गई। इट्स नॉट माई लाइफ, आई हैव नॉट अर्न दिस। यू वोंट बिलीव मेरे पास मैं क्या करूँगी, मैं कैसा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, मेरे रास्ते कुछ मुझे खुद को नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज। तो बापूजी ने कहा कि अच्छा, मैं घर आई वापस, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कल न्यूयॉर्क, कल लंदन जाना है। तो मैंने कहा कि बापूजी मैं कल नहीं आऊँगी। कल क्यों? मैंने कहा मैं कल नहीं आऊँगी, मुझे थोड़ा कुछ करना है। तो उनको हैरानी हुई, तो बोले अच्छा ठीक है, तो तुम 1 हफ्ते के बाद न्यूयॉर्क में मिलना मेरे पास अर्निंग वीज़ास, जो H1 वीज़ास अमेरिका के लगे हुए हैं, लंदन के लगे हुए, सब वर्क परमिट्स, ये वो सब। बोले मैं न्यूयॉर्क भी नहीं आऊँगी। क्यों? मैंने कहा बापूजी मुझे अपनी हस्ती ढूंढनी है। एंड ही वाज स्टम्प्ड। और 3 महीने का टूर था। तो बोले अच्छा जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना, तुम्हारे पास सारे वीज़ाज हैं, फ़्लाइट की टिकट्स। मैंने कहा बापू मैं नहीं आऊँगी। बोले तुम क्या करोगी? बोले मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं कुछ अपने आप के साथ कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। दुर्गा जसराज की पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी होने का हक अपना अर्न करना चाहती हूँ, कि लोग ये ना कहे कि पंडित जसराज जी की वजह से आज दुर्गा है। उन्होंने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया। मैं आपके बेटी होने के लायक बनना चाहती हूँ, और ये मैंने उनसे कहा। एंड मुझे बहुत 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 आभारी है कि उन्होंने एक बार भी मुझको प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि मैं वीक थी उस वक्त। So that was your turning point कि जब आपने ये डिसीजन लिया, मैंने अपने डिसीजन लिया। फाइन लाइफ की एम्बैरेसिंग मोमेंट, एम्बैरेसिंग जो कि अभी भी याद आती है तो कहीं एक कोना गिला हो। वो आप नई शूटिंग शुरू करते हैं और आप सोचते हैं कि आपको मेकअप लगाना आ गया, आपको आपके बाल बनाने आ गए। तो एक मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था
पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इन लोगों का। तो मैंने ऐसे फॉल्स हेयर की एक लंबी चोटी बनाई थी और मैं काफ़ी अच्छी लग रही थी, एंड यू नो आई वाज लाइक रियली ड्रेस्ड अप वेल, और मैं सोचा वाओ आई एम गोइंग टू बी लाइक कूल डूड। और प्रोग्राम के बीच में टक करके वो चोटी गिर गई और मैं ऐसे हाथ में ली और मैं देखा अब मैं करूँ क्या, ये बाल ना ऐसे मतलब वो इधर गजरे लटक रहे, नीचे से खुले हो गया, और ये चोटी हाथ में आ गई, करूँ क्या। बट देन ऐसी मैंने ऐसी रखी और ऐसी कॉन्फिडेंटली स्टेज से निकल गई बाहर। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट हैज टॉट मी कि भैया जितना आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो उतना ही करो, और अगर कुछ हो गई गड़बड़ तो उतना ही कॉन्फिडेंटली उसको फेस करके निकल जाओ, लोग ध्यान नहीं देंगे। ओके फाइन, एट लास्ट म्यूजिक लवर्स के लिए दुर्गा जी का खुद का मैसेज हमारे व्यूअर्स को। मैं मैसेज क्या दूँ, वो मुझे मैसेज दें, लेकिन म्यूज़िक लवर्स और जो म्यूज़िक लवर्स नहीं भी उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक का सिर्फ दिल के साथ रिश्ता है, ना कि दिमाग के साथ। तो अगर आपको कोई भी म्यूज़िक अच्छा लगता है तो उसमें मतलब ढूंढने की कोशिश मत करिए। लेट इट जस्ट you just enjoy that music. Don't try to be intelligent with music. Music is a very emotional matter. थैंक यू वेरी मच दुर्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank